नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हमने मौर्य साम्राज्य का टॉपिक शुरू किया था, जिसके अंदर हमने मौर्य साम्राज्य के टॉपिक के 126 क्वेश्चन किए थे। इस चैप्टर में टोटल 243 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो 126 क्वेश्चन हमने कल कर लिए। आज हम 127 नंबर क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम 127 नंबर से लेकर 243 तक क्वेश्चन करेंगे। तो करते हैं आज की क्लास। जिन्होंने अभी तक कल की क्लास नहीं देखी है वो पहले जाकर कल की क्लास देखना, जिसमें हमने 126 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आप पहले कल की क्लास देखो, और जिन्होंने कल की क्लास देख ली है वो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि बेरिया स्तूप, लाखामेडी स्तूप, बेरिया स्तूप जिसे लाखामेडी स्तूप भी कहा जाता है, यह कहाँ स्थित है? तो यह गिरनार में। दूसरा क्वेश्चन है कि दिव्यावदान के अनुसार अशोक के निम्नलिखित स्थानों की तीर्थ यात्राओं का क्रम क्या है? दिव्यावदान ग्रंथ के अंदर जो अशोक इन यात्राओं का क्रम क्या दे रखा है? तो दिव्यदान ग्रंथ में जो अशोक की यात्राओं का क्रम है, इसमें सबसे पहले लुम्बिनी का नाम आता है। लुम्बिनी, लुम्बिनी के पश्चात कपिलवस्तु, वस्तु के पश्चात बोध गया, बोध गया के पश्चात सारनाथ, कुशीनगर और सबसे अंत में नाम आता है श्रावस्ती का। तो लुम्बिनी, कपिलवस्तु के पश्चात बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। तो 3, 1, 5, 2, 6, 4 द नंबर ऑप्शन। दिव्यावदान के अनुसार इस तीर्थ यात्रा का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले लुम्बिनी वन, फिर कपिलवस्तु, फिर बोध गया स्थित बोधि वृक्ष, जिसके नीचे समाधि लगाई हुई थी और जहां उन्हें बोध प्राप्त हुआ। यहाँ आकर अशोक ने 1 लाख सुवर्ण मुद्राएं दान में दी और एक चैत्य के निर्माण का आदेश दिया। बोध गया के बाद उपगुप्त अशोक को सारनाथ ले गया। इसी स्थान पर बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन किया था। धर्मचक्र परिवर्तन यानी पहला उपदेश। सारनाथ के बाद उपगुप्त और अशोक कुशीनगर गए, जहां बुद्ध ने निर्वाण पद प्राप्त किया था। इन प्रमुख तीर्थ स्थानों के अतिरिक्त श्रावस्ती की भी यात्रा की थी। यहाँ जैतून विहार नामक प्रसिद्ध विहार विद्यमान था। जैतवन को श्रेष्ठी अनाथ पिंडक के कुमार जैत से क्रय किया गया और बुद्ध के निवास के लिए वहां एक विशाल विहार का निर्माण कराया गया। उपगुप्त अशोक को उन स्थानों पर भी ले गया जहां सारिपुत्र, मोदग्लाइन, महाकश्यप आदि बुद्ध के शिष्यों ने स्तूप विद्यमान थे। वत्कुल के स्तूप पर अशोक ने केवल एक कौड़ी भेंट की, क्योंकि बुद्ध के इस शिष्य ने प्राणियों के सुख और हित के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया। बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य आनंद के स्तूप पर अशोक ने 60 लाख सुवर्ण मुद्राएं अर्पित की थी। कतिपय विद्वानों का यह मत है कि दिव्यावदान में इस तीर्थ यात्रा का जो क्रम रहा वह समीचीन नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से वह सुविधाजनक प्रतीत नहीं होता। इस कारण श्री विसेंट ए स्मिथ ने यह माना है कि अशोक की तीर्थ यात्रा का क्रम इस प्रकार था। सबसे पहले लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर सारनाथ, श्रावस्ती, बोध गया और कुशीनगर। यहाँ हमें यह ध्यान देना होगा कि दिव्यावदान व स्मिथ का क्रम अशोक के अभिलेखों में दी गई जानकारी से मेल नहीं खाता। अशोक के वृहद शिलालेख संख्या 8 में कहा गया है कि शासन के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा, और रुमनदेही स्तंभ लेख में कहा गया कि शासन के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की है। अतः लुम्बिनी से यात्रा क्रम की शुरुआत सही नहीं है। निगाली सागर अभिलेख के अनुसार अशोक ने शासन के 14 वर्ष पूर्ण होने पर कोणगमन स्तूप का भ्रमण किया और उसका अभिवर्धन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति के आयोजन का उल्लेख निम्नलिखित में से किन स्रोतों में मिलता है? तो तीसरी बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था अशोक के शासनकाल में, इसका उल्लेख जो कौन से स्रोतों में मिलता है? तो इसका उल्लेख हमें दीपवंश में मिलता है और महावंश में मिलता है। दिव्यावदान में इसका उल्लेख नहीं है। तो दीपवंश और महावंश। अशोक के अभिलेखों में भी इस तीसरी बौद्ध संगीति का उल्लेख नहीं है। तो दीपवंश और महावंश में 1 और 2 ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार किस शासक ने जीता था?
तो मालवा को, गुजरात को और महाराष्ट्र को पहली बार कौन से शासक ने जीता था? तो जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र की मुख्य वस्तु क्या है? मुख्य वस्तु क्या है? तो इसकी मुख्य वस्तु है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, शासन कला से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? मौर्य काल का पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो यह भ्रूकस है। ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो पूर्वी भारत का है, कंचनपुर, यह भी उड़ीसा में है। तो पश्चिमी भारत का जो बंदरगाह है यह भ्रूकच बंदरगाह है। पश्चिम में गुजरात स्थित भ्रूकच व कल्याण कोसमास के कल्याण का उल्लेख किया गया। पूर्व में पश्चिमी बंगाल के गंगा के मुहाने पर ताम्रलिप्त थे। उड़ीसा में कंचनपुर व दंतपुर बंदरगाह स्थल थे। पश्चिम में मुजिरिस केरल व पूर्व में कावेरीपट्टनम तमिलनाडु भी उस समय के प्रमुख बंदरगाह थे, मौर्यों के नियंत्रण में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों को क्षत्रिय बताता है? कौन सा स्रोत है जो मौर्यों को जो क्षत्रिय बताता है? दिव्यावदान ग्रंथ, ए नंबर ऑप्शन। मुद्रा राक्षस है जो मौर्यों को निम्न कुल से संबंधित बताता है। और विष्णु पुराण में भी मौर्यों का जो शूद्र बताया गया है। तो दिव्यावदान ग्रंथ है जिसमें मौर्यों को क्षत्रिय बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगस्थनीज ने किस भारतीय देवता की तुलना ग्रीक देवता हेराक्लीज से की है? मेगस्थनीज ने कौन से भारतीय देवता की तुलना जो ग्रीक देवता हेराक्लीज से की है? तो यह की है कृष्ण की तुलना। मेगस्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज व शिव को डायनोसियस बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? तो मौर्य काल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था वस्त्र उद्योग, एंड द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो अशोक के धर्म का भाग नहीं था? अशोक के धर्म का भाग नहीं था। दूसरों के धर्म के प्रति सहिष्णुता, प्रजा के कल्याण के लिए कार्य, तो ये दोनों तो अशोक के धर्म में शामिल थे। ब्राह्मणों श्रमणों का सम्मान करना, तो सभी धर्मों का सम्मान करेंगे तो ब्राह्मण और श्रमण भी उसमें आगे। राजाओं का सम्मान करना, राजाओं का सम्मान करना इसका इसमें कहीं उल्लेख नहीं है। द नंबर ऑप्शन। चंद्रगुप्त मौर्य किस जैन संत के साथ श्रवणबेलगोला गए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो भद्रबाहु के साथ गए थे। यह प्रश्न पहले भी आ गया, दोबारा आ गया। कल की क्लास में हमने यह प्रश्न किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन से संत के साथ गए थे? तो भद्रबाहु के साथ। जैन ग्रंथों परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित के अलावा अवृत कथा कोश, मुनि वसाम्बुदय ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म ग्रहण करने भद्रबाहु के साथ दक्षिणी भारत जाकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में संलेखना विधि से प्राण त्यागने की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरण व श्लोकों की संख्या कितनी है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरण यानी कि अध्याय और श्लोक कितने हैं? तो 15 अधिकरण और 6000 श्लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों को दंड देने की बात कही गई है? कौन से स्रोत में जो परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों को दंड देने की बात की गई है? तो अर्थशास्त्र में। अधिकारियों को नगद वेतन देना, मुद्रा जाल साधु से बचना आदि की जानकारी भी अर्थशास्त्र में मिलती है। स्त्री धन शब्द का प्रथम इस्तेमाल अर्थशास्त्र में ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बातें अशोक के धम्म में शामिल है? अशोक के धम्म में कौन कौन सी बातें शामिल है? अहिंसा, बड़ों का आदर, श्रमणों व ब्राह्मणों का आदर सत्कार और धार्मिक सहिष्णुता, ये चारों ही बातें जो अशोक के धम्म में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के किस अभिलेख में इसिला नामक एक नगर का उल्लेख है? अशोक के कौन से अभिलेख में इसिला नामक नगर का उल्लेख है? तो सिद्धपुर अभिलेख के अंदर। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में धम्म क्या है कि स्पष्ट जानकारी दी गई है? तो धम्म क्या है इसकी स्पष्ट जानकारी कौन से अभिलेख में है? तो द्वितीय स्तंभ लेख के अंदर। धम्म पाली सब भाषा का शब्द है। इसका अर्थ धर्म होता है। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए धम्म का प्रसार किया। द्वितीय स्तंभ लेख में धम्म की परिभाषा दी गई है। 11वें व्रत शिलालेख में भी धम्म का वर्णन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कथन दे रखे हैं, इन कथनों में से हमें बताना है कि कौन कौन से कथन सही है और कौन सा किसकी व्याख्या जो आर जो एक की व्याख्या है या नहीं। पहला कि अशोक के राजदेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा के बजाय जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण है। अशोक के राज आदेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा के बजाय जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण है। यह बात सही है। अशोक ने धर्म के संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया था। तो ये दोनों ही कथन जो सही है, तो ए व आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों से क्या जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के अभिलेखों से हमें कौन सी जानकारी मिलती है। अशोक का साम्राज्य विस्तार, अशोक की प्रशासनिक नीति और अशोक के धार्मिक विचार। तो ये सारे ये जो अशोक के साम्राज्य विस्तार के बारे में, उसके प्रशासनिक नीति और धार्मिक विचारों के बारे में हमें अशोक के अभिलेखों से जानकारी मिलती है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान से अशोक के वृहद शिलालेख प्राप्त नहीं हुए। कौन से स्थान से जो वृहद शिलालेख नहीं मिले हैं? तो कालसी से मिले हैं, गिरनार से मिले हैं और विराट से मिले हैं। एरीगुडी से वृहद शिलालेख नहीं मिले। वृहद शिलालेख कुल संख्या 14 जो 10 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। भारत के कुल 6 राज्यों से अशोक के वृहद शिलालेख मिले हैं। तो वो 10 स्थान कौन कौन से हैं? पहला शाहबाजगढ़ी जो पाकिस्तान के पेशावर में, यहाँ से सभी 14 लेख प्राप्त हुए हैं। पहला जो शाहबाजगढ़ी है, यहाँ से सभी 14 लेख प्राप्त हुए हैं। यह पाकिस्तान के पेशावर में स्थित है। इसकी खोज 1836 में जनरल कोर्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा मानसेहरा जो हजारा पाकिस्तान में, यहाँ से भी सभी 14 लेख मिले हैं। इसकी खोज कनिंघम के द्वारा की गई थी। तीसरा जो कंधार अफगानिस्तान से मिले, यहाँ से 12वां व 13वां लेख मिला है। और इस जो शिलालेख की खोज की गई थी, यह डॉक्टर सलूमबर्ग के द्वारा की गई थी। चौथा कालसी उत्तराखंड से मिला है। यहाँ से भी सारे 14 लेख प्राप्त हुए हैं। इसकी जो खोज की गई थी, यह फॉरेस्ट के द्वारा 1860 के अंदर की गई थी। पांचवा गिरनार जो जूनागढ़ गुजरात से प्राप्त हुआ है। यहाँ से भी सभी 14 लेख प्राप्त हुए हैं। और इसकी जो खोज की गई थी, यह खोज की गई थी कर्नल टोड के द्वारा 1822 के अंदर। छठे नंबर पर है सोपारा, थाने महाराष्ट्र। यहाँ से केवल 8वां और 9वां लेख मिला है। और इसकी जो खोज की गई थी, यह भगवान लाल के द्वारा 1882 के अंदर की गई थी। 7वां नंबर पर है धौली जो पूरी उड़ीसा में है। यहाँ से 1 से 14 मिले हैं। उनमें 11, 12, 13 नहीं है, बल्कि इनकी जगह दो पृथक लेख धौली और जोगड़ लेख जो यहाँ है। इसकी खोज किसने की थी? तो धौली का जो लेख है, यह खोजा गया था 1837 के अंदर किट्टो के द्वारा। जो जोगड़ जोगड़ जो गंजम उड़ीसा में है। इस जोगड़ की खोज की गई थी वाल्टर इलियट के द्वारा 1850 के अंदर। 9 नंबर पर एरीगुडी एरीगुडी जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से प्राप्त हुआ। यहाँ से भी सभी 14 जो शिलालेख मिले हैं। इसकी खोज की गई थी 1929 में अणु घोष के द्वारा। और 10वें नंबर पर है सन्नति सन्नति, यह भी कर्नाटक के गुलबर्गा नामक स्थान से मिले। यहाँ केवल 12वां और 13वां कुछ अंश धौली जोगड़ वाले पृथक लेखों के भी यहाँ उत्कीर्ण हुए हैं। और इसकी खोज की गई थी 1989 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के किस वृहत शिलालेख में 5 यवन शासकों पर धर्म विजय करने का उल्लेख है। अशोक के कौन से वृहत शिलालेख में 5 यवन शासकों पर धर्म विजय करने का उल्लेख है? तो 13वां शिलालेख में। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध पश्चात कलिंग युद्ध व पश्चाताप का वर्णन है। यह सभी लेखों में सबसे बड़ा है। यवन ग्रीक के अलावा कोई ऐसा देश नहीं जहाँ ब्राह्मण और शर्मण न पाए जाते हैं। राज्याभिषेक के 8 वर्ष पूर्ण होने पर कलिंग युद्ध हुआ, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख बंदी बनाए गए और कई घायल हुए। उसके बाद धर्म की नीति का पालन किया गया। जो लोग गलती करते हैं उन्हें जहां तक संभव हो माफ
कर देना चाहिए। साम्राज्य के जंगल में रहने वाली जातियों को माफ किया गया, लेकिन पश्चाताप करने को भी कहा गया, अन्यथा उन्हें दंड दिया जाएगा। धर्म की विजय सबसे बड़ी विजय है और पियदर्शी राजा ने 600 योजन तक धर्म की विजय प्राप्त की, जिसमें 5 यवन राजा एंटियोकस या अंत्योक सीरिया के शासक थे, टोलेमी या तुर्मे मिस्र के शासक, एंटिगोनस या अंतगिन मकदूनिया के शासक, मेगस या मगस सीरिन के शासक, अलेक्जेंडर या अलेक्सुंदर एपिरस के शासक तथा दक्षिण में चोल, पांड्य व ताम्रपर्णी सभी सीमांत राज्य शामिल है। इसके अलावा साम्राज्य के अंतर्गत यवनों, कंबोजों, नाहबकों, नाम पंक्तियों, भोजों, पिटनिकों, आंध्रों और परिंदों पर भी धर्म की विजय प्राप्त की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के किस वृहत शिलालेख में यवनों, कंबोजों, गंधारों, राष्ट्रिकों, पितिनिकों और अपरांत का उल्लेख है? तो कौन से वृहत शिलालेख में इन सब का उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है 5वें वृहत शिलालेख में। पंचम अभिलेख में ही राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धम्ममातुरों की नियुक्ति का उल्लेख है। ये यवनों, कंबोजों, गंधारों, राष्ट्रिकों, पितनिकों और अप्रांत पश्चिमी सीमा प्रांत भट्टों, आर्य, ब्राह्मणों, वैश्यों, अनाथों, बुद्धों के लिए सुख हित के लिए नियुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के किस वृहत शिलालेख में मनुष्यों व पशुओं के लिए उपचार, औषधियां, जड़ी बूटियां लगवाने, पेड़ लगवाने, कुएं खुदवाने का उल्लेख किया गया है? तो यह उल्लेख है दूसरे शिलालेख में। दूसरे शिलालेख के अलावा 7वें स्तंभ लेख में भी पेड़ लगवाने, कुएं खुदवाने व प्रत्येक 8 कोस पर विश्राम गृह बनवाने का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के किस वृहद शिलालेख में कहा है कि परिषद की कार्यवाही के दौरान कोई विवाद खड़ा हो तो उसकी सूचना तुरंत उसे दी जानी चाहिए? कौन से वृहद शिलालेख में बात कही है? तो वृहद शिलालेख संख्या 6 के अंदर। छठे वृहद शिलालेख अशोक में छठे वृहद शिलालेख में अशोक ने परिषद में विवाद खड़ा होने अथवा पुनर्विचार के लिए प्रस्ताव हो तो अविलंब उसे सूचना देने की बात कही है। इसी में अशोक ने प्रतिवेदकों द्वारा उसे सूचना देने की बात कही है, चाहे वह अंतपुर में हो, भोजन कर रहा हो, शयन गृह में हो, पशुशाला में हो, पालकी में हो, उद्यान में हो, सर्वलोकहित में दूसरा कोई बड़ा कर्म नहीं है। जो कुछ भी पराक्रम में करता हूँ वह इसलिए कि मैं जीवधारियों के ऋण से मुक्त हो जाऊं, मैं उनको इस लोक में सुखी बनाऊं और वे दूसरे लोक में स्वर्ग प्राप्त कर सके। अतः इस प्रयोजन के लिए धम्म लिपि लिखवाई गई, जिससे कि यह चिर स्थायी हो तथा मेरे पुत्र, पौत्र, परपौत्र सर्वलोक हित के लिए इसका अनुसरण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के किस वृहत स्तंभ लेख में मृत्युदंड सुनाए गए लोगों को 3 दिन का समय देने की बात कही गई है? अशोक के कौन से वृहत स्तंभ लेख में मृत्युदंड सुनाए गए लोगों को 3 दिन का समय देने की बात कही गई है? तो चतुर्थ स्तंभ लेख में। मेरे द्वारा रज्जुकों को अभियोग लगाने व अभियोग लगाने व दंड देने के अधिकार में स्वायत्ता दी गई है। उनमें व्यवहार समता और दंड समता होनी चाहिए। कारावास में बंधे तथा मृत्युदंड पाए हुए लोगों को मेरे द्वारा 3 दिनों की छूट दी गई है। इसी बीच उनके सौजन उनका जीवन बचाने के लिए रज्जुकों को इस पर पुनर्विचार के लिए आकृष्ट करेंगे अथवा उनके जीवन में के अंत तक ध्यान करते हुए दान देंगे अथवा उपवास करेंगे। मेरी ऐसी इच्छा है कि कारावास में रहकर भी लोक परलोक का ध्यान करें। लोगों में धर्माचरण, संयम और दान वितरण बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वृहद स्तंभ लेख में अशोक अवध्य जानवरों की सूची जारी करता है? कौन से वृहद शिलालेख में अशोक अवध्य जानवरों की सूची जारी करता है? तो 5वें स्तंभ लेख के अंदर। 5वें वृहद स्तंभ लेख में अशोक ने अवध्य पशु पक्षियों की सूची दी है। इसके अलावा 3 चातुर्मासों में पूर्णिमा का दिन, तृतीय पौष में चतुर्दशी, पूर्णिमा व प्रतिपदा को उपवास के दिनों में न मछलियों को मारना न बेचना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का गुर्जरा शिलालेख किस राज्य में स्थित है? अशोक का गुर्जरा शिलालेख कौन से राज्य के अंदर स्थित है जिस पर अशोक नाम उत्कीर्ण है? तो अशोक का गुर्जरा शिलालेख जिस पर अशोक नाम उत्कीर्ण है यह कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। अभिलेखों में अशोक के नाम के बजाय अधिकांशतः देवनाम प्रिय देवनाम प्रिय प्रियदर्शी मिलता है, लेकिन चार स्थानों मास्की कर्नाटक, गुर्जरा मध्य प्रदेश, नेठुर आंध्र प्रदेश व उदयगुल कर्नाटक के अभिलेखों में अशोक नाम मिलता है। देवनाम प्रिय जो देवताओं का प्रिय हो, प्रियदर्शी जो दिखने में सुंदर मनोहर है या जिसका दर्शन मांगलिक या शुभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के लघु शिलालेख स्थल एवं संबंधित राज्य को सम्मिलित कीजिए। तो अशोक के लघु शिलालेख दे रखे हैं, सामने हमें हमें उनके राज्य को सम्मिलित करना है। तो ब्रह्मगिरी ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख है। यह ब्रह्मगिरी से लघु शिलालेख हमें मिला है कर्नाटक से, तो ए में डी होगा। एरागुडी एरागुडी जो मिला है आंध्र प्रदेश से। अहरोरा अहरोरा जो उत्तर प्रदेश से। और सारोमारो जो मिला है सारोमारो लघु शिलालेख जो मध्य प्रदेश का है। तो ब्रह्मगिरी कर्नाटक, एरागुडी आंध्र प्रदेश, अहरोरा उत्तर प्रदेश और सारोमारो लघु शिलालेख मध्य प्रदेश का है। डी सी बी ए द नंबर ऑप्शन। अशोक के लघु शिलालेख निम्नलिखित स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक से मास्की, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जटिंग रामेश्वर, गविमठ, पालंकी गुड, निठुर और उदगुलम से। आंध्र प्रदेश के स्थान है एरागुडी और राजुल मंडगिरी। मध्य प्रदेश में रूपनाथ, गुर्जरा, सारोमारो या सहडोल सारूमारू गुफाएं अलग जगह है। पनगुडिया यहाँ सीहोर जिले में पनगुडिया में सारूमारू की गुफाओं में अशोक का अभिलेख मिला है। बिहार में सासाराम, उत्तर प्रदेश में अहरोरा, राजस्थान में बेराट, जयपुर, पाकिस्तान में तक्षशिला। विराट लघु शिलालेख और भाब्रू शिलालेख अलग अलग है, दोनों जयपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। भाब्रू शिलालेख में अशोक स्वयं को मगध का राजा लाजा मगधे बताता है और बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी देता है। अफगानिस्तान में सरेकुना कंधार से लगमान लंपक शिलालेख पुले दरुता लगमान से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के किन वृहत अभिलेखों में चोल, पांड्य, ताम्रपर्णी जैसे राज्यों का उल्लेख है? तो चोल, पांड्य और ताम्रपर्णी राज्यों का उल्लेख अशोक के कौन से वृहद शिलालेख में? तो यह उल्लेख मिलता है शिलालेख संख्या 2 और 13 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक की बौद्ध धर्म में आस्था किस शिलालेख से प्रकट होती है? अशोक की बौद्ध धर्म में आस्था जो कौन से शिलालेख से प्रकट होती है? तो लघु शिलालेख संख्या 1 और लघु शिलालेख संख्या 3, ए नंबर ऑप्शन। प्रथम प्रथम पृथक कलिंग लेख में अशोक किन दो क्षेत्रों में प्रति 3 वर्ष पर अधिकारियों को दौरा करने को कहा गया? प्रथम पृथक कलिंग लेख में अशोक ने किन दो क्षेत्रों में प्रति 3 वर्ष पर अधिकारियों को दौरा करने को कहा था? तो यह कहा था उज्जैन और तक्षशिला में प्रति 3 वर्ष और बाकी जगह जो प्रति 5 वर्ष। प्रथम पृथक कलिंग लेख धौली व जोगड़ में सभी मनुष्य मेरी संतान है और जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए इस लोक और परलोक में कल्याण की कामना करता हूँ वैसे ही अपनी प्रजा के लिए करता हूँ। कैदियों को रिहा करते समय निष्पक्षता बरतनी चाहिए और साथ ही यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसे कैदी न छूट जाए जो जेल से बाहर आकर लोगों की परेशानी का कारण बने। इस अभिलेख की घोषणा तिथ्य नक्षत्र के 8वें दिन की जाए और सबको जोर से पढ़कर सुनाया जाए। नगर प्रशासक बिना किसी ठोस कारण के लोगों को बंदी न बनाए और यह सुनिश्चित करे कि करने के लिए 5वें वर्ष अधिकारियों को दौरे पर भेजा जाए। उज्जैन में तक्षशिला के राजकुमार प्रति 3 वर्ष पर अधिकारियों को दौरे करने को भेजे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित में से सर्वाधिक पूर्व में कौन सा स्थित है? तो सर्वाधिक पूर्व में कौन सा है? तो सबसे पहला जो लौरिया नंदनगढ़ वृहद स्तंभ लेख है, यह बिहार के चंपारण नामक स्थान पर है। रामपुरा वृहद स्तंभ लेख है, यह भी बिहार के चंपारण में है। तीसरा धौली वृहद शिलालेख, यह उड़ीसा में है। धौली वृहद शिलालेख जो उड़ीसा के अंदर है। और चौथा सहसाराम लघु शिलालेख, सहसाराम लघु शिलालेख जो बिहार के रोहतास नामक स्थान पर है। तो यह बिहार के रोहतास नामक स्थान पर है। धौली जो उड़ीसा के पुरी नामक स्थान पर है। और लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरा वृहद स्तंभ लेख जो चंपारण में है, चंपारण बिहार में। तो इसमें जो सबसे पूर्व में यह पूरी उड़ीसा पूरी उड़ीसा का जो धौली वृत्त शिलालेख है, यह 6 नंबर इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वृहत शिलालेख में अशोक व्यय तथा संग्रह में कमी करने को उचित बताता है? किस वृहत शिलालेख में अशोक व्यय तथा संग्रह में कमी करने को उचित बताता है? तो तीसरे वृहत शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख से प्राप्त होता है कि मौर्य साम्राज्य का केंद्रीकृत स्वरूप अशोक के काल में पितृवृत्त हो गया था? किस अभिलेख से प्रतीत होता है कि मौर्य साम्राज्य का केंद्रीकृत स्वरूप अशोक के काल में पितृवत हो गया था? तो यह हुआ था पृथक कलिंग लेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। ए नंबर ऑप्शन। प्रथम पृथक कलिंग लेख में सभी मनुष्यों को अपनी संतान बताता है। नगर प्रशासकों को बिना किसी ठोस कारण के लोगों को बंदी न बनाने का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के काल में बना धमेक स्तूप स्थित है। धमेक स्तूप कहाँ है? सारनाथ में। अशोक के निम्नलिखित शिलालेख या स्तंभ लेख वे उनके खोजकर्ताओं के नाम बताइए। तो खोजकर्ताओं के नाम बताने और जो स्तंभ लेख और शिलालेख दे रखे हैं। सबसे पहले नंबर पर है भाबरू शिलालेख। भाबरू जो शिलालेख है यह बिजक पहाड़ियों से प्राप्त हुआ था। इसकी खोज 1837 में की गई थी और इसकी खोज की गई थी कैप्टन बट के द्वारा। दूसरा रामपुरा स्तंभ लेख। रामपुरा स्तंभ लेख जो चंपारण बिहार से प्राप्त हुआ है और इसकी जो खोज की गई थी यह कार्लाइल के द्वारा की गई। तीसरा सारनाथ स्तंभ। सारनाथ स्तंभ जो वाराणसी से प्राप्त हुआ है और इसकी खोज की गई थी फ्रेडरिक ऑस्कर ऑर्टल के द्वारा। और चौथा रुमनदेई स्तंभ लेख। रुमनदेई स्तंभ लेख जो नेपाल से मिला है और इसकी खोज की गई थी डॉक्टर फ्यूरर के द्वारा। तो ए बी सी डी, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से मौर्यकालीन 4 सिंह वाले शीर्ष की प्राप्त हुई है? 4 सिंह वाले शीर्ष की प्राप्ति कहाँ से हुई? तो यह हुई है सांची से। सांची और सारनाथ से मिले अशोक के स्तंभों में 4 सिंहों वाला शीर्ष प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपवंश व महावंश के अनुसार दीपवंश व महावंश के अनुसार दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक ने किसके प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया? बौद्ध धर्म किसके प्रभाव में आकर स्वीकार किया था? तो नेग्रोथ या निग्रोथ के प्रभाव में आकर। 6 नंबर ऑप्शन। महावंश और दीपवंश के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म को अपने एक भतीजे निग्रोथ जो अशोक के भाई सुसीम का पुत्र था, निग्रोध के प्रभाव में आकर स्वीकार किया, जो 7 वर्ष की आयु में बौद्ध भिक्षु बन चुका था। अशोक के भाई सुमन का पुत्र सुमन की हत्या अशोक ने की थी। उसी ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। जबकि दिव्यदान में उसका समर्थन स्वयं जंग वृत्तांत भी करता है। यह कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में धर्मांतरण अशोक के समुद्र नाम से एक व्यापारी ने भिक्षु बने हुए व्यक्ति के प्रभाव में आकर किया, जिसको अशोक ने यातना कक्ष में काफी यातनाएं दी गई, तब भी वह शांत और स्थिर बना रहा। अशोकावदान इन दोनों कथाओं को मिलाकर कहता है कि अशोक बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुआ, एक समुद्र नाम के 12 वर्षीय व्यापारी के पुत्र के प्रभाव में आकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्राज्य के उत्तरी भागों में उत्कीर्ण अभिलेखों में अशोक ने किन अ, अशोक ने किस या किन लिपि या लिपियों का प्रयोग किया है? तो साम्राज्य के उत्तरी भागों में अशोक ने कौन सी लिपियों का प्रयोग किया है? तो ख्रोष्टी, अरामाइक और यूनानी। ख्रोष्टी, अरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग किया है।
अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, ख्रोष्टी, अरामाइक व यूनानी चार लिपियों का इस्तेमाल हुआ है, जबकि स्तंभ लेख केवल ब्राह्मी लिपि व प्राकृत भाषा में। शाहबाजगढ़ी व मानसेरा से प्राप्त शिलालेख ख्रोष्टी लिपि व प्राकृत भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में कुमार कहाँ नियुक्त होते थे। अशोक के शासनकाल में कुमार कहाँ नियुक्त होते थे, तो कुमार नियुक्त हुए थे तोसली, तक्षशिला और उज्जैनी के अंदर। तोसली, तक्षशिला और उज्जैनी के अंदर हुए थे। जो अशोक के शासनकाल में 5 प्रांत थे, उन 5 प्रांतों में से 3 प्रांत में जो कुमार नियुक्त हुए थे। 5 प्रांत जो उत्तरापथ, अवंती, मध्य देश, कलिंग और दक्षिणापथ था। तो दक्षिणापथ में आर्यपुत्र की नियुक्ति हुई थी, कुमारों की नियुक्ति नहीं हुई थी। तो शहर नंबर तक्षशिला, तोसली और उज्जैनी। तक्षशिला, तोसली और उज्जैनी के अंदर है जो कुमारों की नियुक्ति हुई थी। तक्षशिला तक्षशिला जो उत्तरापथ की राजधानी थी, तौसली जो कलिंग की राजधानी थी, और उज्जैनी उज्जैनी जो है ये उज्जैनी या उज्जैन है जो राजधानी थी अवंती की। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? सबसे सुरक्षित स्तंभ है लोरिया नंदनगढ़ का नंदनगढ़ का स्तंभ। लोरिया नंदनगढ़ का स्तंभ अन्य सभी स्तंभों में सर्वथा सुरक्षित और अखंड है। सभी मौर्य स्तंभ चुनार के पत्थर से बने हैं और उन पर शीशे की तरह चमकती पॉलिश है। लोरिया अरराज के शीर्ष को गरुड़ माना गया है। सेतो सफेद शब्द गिरनार के 13वें चट्टान लेख के नीचे के हाथी का परोक्ष निर्देश है, क्योंकि श्वेत गज की बौद्धों में मान्यता थी। कालसी के चट्टान के उत्तरी मुख पर एक हाथी उत्कीर्ण है, जिसके नीचे गजत में शब्द लिखा है। अरुमनदेई का स्तंभ अशोक के 20वें अभिषेक वर्ष में लगवाया गया है, जबकि रामपुरा का स्तंभ 26वें वर्ष में है। लोरिया नंदनगढ़ का स्तंभ उसके 1 साल बाद लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशोक के कौन से स्तंभ शीर्ष जो कौन से स्तंभ जो सिंह शीर्ष युक्त है? सिंह शीर्ष युक्त कौन कौन से स्तंभ है? सारनाथ का, वैशाली का, लोरिया नंदनगढ़ और सांची। ये चारों ही जो स्तंभ है, इनके शीर्ष है जो सिंह शीर्ष है। तो 1 2 3 4 द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के किस शिलालेख के शीर्ष पर गज की आकृति के साथ गजतमे उत्कीर्ण है? तो कौन से शिलालेख के शीर्ष पर गज की आकृति के साथ गजतमे उत्कीर्ण है? तो यह कालसी के शिलालेख पर। कालसी का जो शिलालेख है उत्तराखंड के देहरादून से प्राप्त हुआ था। इसकी खोज 1964 के अंदर की गई थी। 1964 के अंदर इसकी खोज की गई थी डॉक्टर स्लूमबर्गर के द्वारा। तो स्लूमबर्गर के द्वारा कालसी के शिलालेख की खोज की गई, जो उत्तराखंड के देहरादून से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के किस शिलालेख में स्वयं को उपासक घोषित किया? अशोक ने कौन से शिलालेख के अंदर जो स्वयं को उपासक घोषित किया था? तो लघु शिलालेख संख्या प्रथम। पनगुरुडिया किस राज्य में स्थित है? पनगुरुडिया जो कौन से राज्य में स्थित है जहां से अशोक के एक अभिलेख में एक कुमार का नाम मिला है? पनगुडिया किस राज्य में स्थित है जहां से अशोक के एक अभिलेख में एक कुमार का नाम मिलता है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में पनगुरडिया गांव में सारू मारू की गुफा स्थित है। यहाँ के एक अभिलेख में अशोक द्वारा मन देश या मनेम देश में उपनीत विहार की यात्रा के साथ कुमार सांब या सांबु को संदेश भेजने का उल्लेख संभवतः यह किसी मौर्य कुमार या राजकुमार का अशोक के अभिलेखों में पहला उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के सारनाथ स्तंभ पर 4 शेरों के नीचे प्रदर्शित 4 जानवरों का सही क्रम क्या है? अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है, इसके ऊपर जो 4 शेर दे रखे हैं जो एक दूसरे की तरफ पीठ लगाए हुए हैं, 4 शेर है। इनके नीचे जो 4 जानवर है, उन 4 जानवरों का क्रम क्या है? तो उसमें सबसे पहले हाथी, फिर सिंह, फिर घोड़ा और वृषभ। हाथी, सिंह, घोड़ा और वृषभ। इसका सिर्फ एक एक सही क्रम नहीं होता, इसलिए
हर प्रश्न में इसलिए हर प्रश्न हर बार अलग-अलग दिखाई देता है। इसे याद रखने के लिए हाथी के सामने घोड़ा और वृषभ के सामने सिंह लिखकर दक्षिणावर्त या वामावर्त, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमकर उत्तर की जांच करने पर सही उत्तर निकल सकता है। तो ये एक ट्रिक दे रखी है आपको इसका सही उत्तर निकालने की। अशोक के स्तंभ लेखों में कौन सा सबसे प्राचीन है? अशोक के जो स्तंभ लेख है उनमें सबसे प्राचीन स्तंभ लेख कौन सा है? तो रोमनदेही स्तंभ। और रोमनदेही जो नेपाल से मिला है, रोमनदेही स्तंभ लेख जो नेपाल में था, यह अशोक के स्तंभ लेखों में सबसे प्राचीन स्तंभ लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के किस शिलालेख में स्पष्ट रूप से प्रशासन के कुशल संगठन के महत्व पर जोर दिया गया? अशोक के कौन से शिलालेख के अंदर प्रशासन के कुशल संगठन पर जोर दिया गया है? तो यह अशोक के छठे शिलालेख है। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने संघ भेद करने वाले भिक्षुओं के लिए कठोर दंड देने का विधान किया है? संघ भेद करने वाले भिक्षुओं के लिए कठोर दंड देने का प्रावधान कौन से शासक ने किया है? तो यह किया है अशोक ने। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सिक्के मुख्यतः किन धातुओं से निर्मित होते थे? मौर्य काल में जो सिक्के हैं यह मुख्यतः कौन से धातु से निर्मित होते थे? तो मुख्यतः जो सिक्के हैं वो चांदी और तांबा के थे। इसके अलावा सोने का भी सिक्का मिला है, सोने का एक निष्क नाम का सिक्का जो मौर्य काल का मिला है। चांदी के सिक्कों में हम कारसापन, धरण, पण, रुपया रूप ये सिक्के मिले हैं। पण नाम का जो चांदी का सिक्का यह मौर्य काल में सर्वाधिक प्रचलित चांदी का सिक्का होता था। इसके अलावा अगर हम तांबे के सिक्कों की बात करें तो तांबे के सिक्कों में काकनी है, मापन है, तो ये तांबे के सिक्के हैं। तो चांदी के, तांबे के और स्वर्ण के भी सिक्के मिले हैं। स्वर्ण के सिक्के बहुत कम मिले हैं। सर्वाधिक जो सिक्के वो चांदी और तांबे के मिले और चांदी में भी सर्वाधिक प्रचलित सिक्का था वो था पण नाम का सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में टैक्स चोरी हेतु अधिकतम किस सजा का प्रावधान था? टैक्स चोरी पर अधिकतम कौन सी सजा थी? तो अधिकतम सजा थी मृत्यु दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मौर्यकालीन महामत व उनके कार्यों को सुमेलित कीजिए। मौर्यकालीन महामत और उनके कार्यों को सुमेलित करना है। सबसे पहले अंत महामत। अंत महामत का कार्य क्या होता था? तो इसका कार्य होता था सीमांत प्रदेशों का प्रभार इसे सौंपा गया था। दूसरा इतिजक महामत। इतिजक महामत जो महिला कल्याण हेतु नियुक्त करते थे। तीसरा धम्म महामत। धम्म महामत का कार्य होता था धर्म का प्रसार करना। और चौथा है नगल व्यूहालक महामत। नगल व्यूहालक महामत जो नगर प्रशासन हेतु नियुक्त किए जाते थे। तो अंत महामत जो सीमांत प्रदेशों का प्रभार, इति झक महामत महिला कल्याण हेतु, धम्म महामत धर्म प्रसार हेतु और नगल व्यूहालक महामत जो नगर प्रशासन हेतु। CBDA। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में एग्रोनोमोई नामक अधिकारी का क्या कार्य था? मौर्य काल में एग्रोनोमोई नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो यह कार्य था सड़क निर्माण का। 2 नंबर ऑप्शन। मेगस्थनीज के अनुसार अधिकारी वर्ग में 3 प्रकार थे। एग्रोनोमोई जिले के अधिकारी, एस्ट्रोनोमोई नगर के अधिकारी और युद्ध विभाग के कर्मचारी। जिले के अधिकारी एग्रोनोमोई। इनमें से पहले प्रकार के अधिकारियों के काम ये थे सिंचाई तथा भूमि की पैमाइश का निरीक्षण करना, शिकार का निरीक्षण करना, कृषि तथा वन संपदा से संबंधित विभिन्न उद्योगों और लकड़ी के काम, धातु की ढलाई के कारखानों तथा खानों का निरीक्षण करना, सड़कों की देखभाल करना तथा उनकी मरम्मत कराना, इस बात का प्रबंध करना कि हर 10 स्टेडियम चार चार तीन तीन या 4 मील की दूरी पर इंगित करने वाला पत्थर लगवाया जाता था। नगर के अधिकारी एस्ट्रोनोमोई। दूसरे प्रकार के अधिकारी अर्थात नगर के अधिकारी एस्ट्रोनोमोई 5-5 सदस्यों के 6 मंडलों में विभाजित थे। कारखानों का निरीक्षण, विदेश विदेश से आने वाले सामानों का देखभाल जिसमें सरायों पर पूर्ण नियंत्रण, सहायक अधिकारियों की व्यवस्था, रोगियों की देखभाल और मृत लोगों की अंतिम क्रिया शामिल।
तीसरा जो समिति थी या तीसरा जो संगठन था उसका कार्य था जन्म तथा मृत्यु का हिसाब रखना। चौथे प्रकार बाजार पर नियंत्रण। पांचवा नाप तथा तौल का निरीक्षण करना। तैयार माल का निरीक्षण करना। नई तथा पुरानी वस्तुओं की अलग अलग बिक्री का प्रबंध कराना। और छठे प्रकार में थे माल की बिक्री पर 10% कर वसूल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र की नगर समिति कितनी उप समितियों में विभाजित थी। तो पाटलिपुत्र की जो नगर समिति है यह कितने उप समितियों में विभाजित थी मेगास्थनीज के अनुसार। तो मेगास्थनीज ने इसको 6 उप समितियां बताई। पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी का वर्णन इंडिका में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में राजदूतों के 3 प्रकार बताए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजदूतों का एक प्रकार नहीं है। अर्थशास्त्र में राजदूतों के 3 प्रकार बताएं। तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो 3 प्रकार जो इसके अंदर है वो है निसष्टार्थ, परिमितार्थ और शासनहार। व्यवहारिक जो राजदूतों के अर्थशास्त्र में जो राजदूतों के प्रकार बताए ये प्रकार नहीं है। ए नंबर ऑप्शन। अर्थशास्त्र में राजदूतों के 3 प्रकार बताए गए हैं। 3 प्रकारों में पहला है निसष्टार्थ, इन्हें संधि करने का पूर्ण अधिकार था। दूसरा परिमितार्थ, कुछ मामलों या मौकों पर संधि कर सकते थे। और तीसरा शासनहार, केवल संदेश पहुंचाने का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने विभागाध्यक्षों की सूची दी गई है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने विभागाध्यक्षों की सूची है। तो 27 विभागाध्यक्षों की सूची है। ये 27 जो अध्यक्ष होते थे वो तृतीय श्रेणी के अमात्य थे। अमात्यों को श्रेणी में विभाजित कर रखा था। तो ये जो 27 प्रकार के अध्यक्ष थे ये तृतीय श्रेणी के अमात्य थे। अर्थशास्त्र में 27 अध्यक्षों की जानकारी है। 27 अध्यक्ष कौन कौन से हैं। सबसे पहला कोषाध्यक्ष या लक्षण अध्यक्ष, जो टकसाल का अध्यक्ष होता था, सिक्के जारी करना इसका कार्य होता था। दूसरा पणिया अध्यक्ष, जो वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था, वस्तुओं के दाम तय करना, उनके भंडारण को नियंत्रण करना। तीसरा था पोतो अध्यक्ष, जो माप तोल का अध्यक्ष होता था, हर 4 महीने में जांच करना। चौथा होता था सित्ता अध्यक्ष, जो राज्य के कृषि विभाग का अध्यक्ष था। पांचवा था अक्षपटला अध्यक्ष, जो महालेखाकार ऑडिट करने वाला होता था। छठा था संस्था अध्यक्ष, संस्था अध्यक्ष जो व्यापार मार्गों पर बाजार का प्रभारी व्यापार में गलत तरीके से इस्तेमाल करने की जांच करता था। सातवां था सूत्राध्यक्ष, जो वस्त्र उत्पादन गतिविधियों का अध्यक्ष होता था। आठवां इसमें था कुप्याध्यक्ष, वन विभाग का अध्यक्ष। नौवां था शुल्क अध्यक्ष, सीमा शुल्क या चोंगी सीमा शुल्क ले जाता था या जिसे सीमा शुल्क जिसे चोंगी कहा जाता था। 10वां होता था आयुधगरा अध्यक्ष, जो हथियारों का रख रखाव करता था। 11वां होता था सूराध्यक्ष, जो आबकारी या शराब संबंधी उत्पाद शुल्क लेता था। 12वां होता था सूनाध्यक्ष, बूचड़ खाने का अध्यक्ष। 13वां आकाराध्यक्ष, जो खान विभाग का अध्यक्ष होता था। 14वां होता था नवाध्यक्ष, नवाध्यक्ष जो नाव का प्रभारी नौ परिवहन या जहाजरानी का अध्यक्ष होता था। 15वां होता था विविताध्यक्ष, विविताध्यक्ष जो चारागाह प्रभारी होता था। और 16वां होता था गणिकाध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष जो वेश्यों गणिकों का निरीक्षक होता था। इसके अलावा 17वें नंबर पर लवणाध्यक्ष जो नमक विभाग का अध्यक्ष होता था। 18वां मुद्रा अध्यक्ष, मुद्रा अध्यक्ष जो पासपोर्ट अधिकारी देश से बाहर जाने आने के लिए। कोष्ठागार अध्यक्ष जो भंडार गृह का अध्यक्ष होता था, वेयर हाउस। 20वें नंबर पर है हस्ती अध्यक्ष, जो हाथियों का प्रभारी होता था। 21वें नंबर पर है बंधनगार अध्यक्ष, जो कारागार का अध्यक्ष होता था। 22वें नंबर पर है देवता अध्यक्ष, जो धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष था। 23वें नंबर पर है लोहा अध्यक्ष, लोहा अध्यक्ष जो धातु विभाग का अध्यक्ष था। 24वें नंबर पर है सोना अध्यक्ष, सोना अध्यक्ष जो सोना उत्पादन करने का अध्यक्ष था। 25वें नंबर पर है पतना अध्यक्ष, जो बंदरगाहों का प्रमुख था। 16वें नंबर पर है द्वितीय अध्यक्ष, जो जुआ प्रभारी था। 17वें नंबर पर है मानाध्यक्ष, जो शौर्य और या दूरी दर्शाने वाले स्तंभ लगवाना इसका कार्य होता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन इसमें से सत्य कथन है। तो पहला कि मौर्य काल में राजा महिला अंगरक्षिकाओं से घिरे होते थे। मौर्य काल में राजाओं की महिला अंगरक्षिकाएं होती थी, यह बात सही है। दूसरा कि महिला अंगरक्षिकाओं को सामारुन सामानुरांगनी कहते थे। सामानुरांगनी कहते थे महिला अंगरक्षिकाओं को, यह बात भी सही है। तो दोनों ही कथन इसके सही होंगे। स्टेबो ने लिखा है कि राजा की अंगरक्षा का भार स्त्रियों को सौंपा गया। जब राजा आखेट के लिए निकलता है तो उसके चारों ओर स्त्रियों का एक घेरा रहता है। कौटिल्य की अंगरक्षिकाओं में राजा की सेवा टहल के लिए गणिकाओं की नियुक्ति की जानकारी देता है। 24,000 पर्ण की रकम अदा करके कोई भी गणिका दूसरे प्रकार का जीवन व्यतीत करने के लिए मुक्ति प्राप्त कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सीता का क्या अर्थ है। सीता का क्या अर्थ होता था। तो राज के भूमि से प्राप्त आय को मौर्य काल में सीता कहा गया था। राज के भूमि से व इससे प्राप्त आय को सीता तथा राज के कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष कहते हैं। निजी भूमि के स्वामी को क्षेत्रक व भूमि किराए पर लेकर खेती करने वाले को उपवास कहते हैं। मेगस्थनीज वर्ष में 2 फसलों व कौटिल्य 3 फसलों की जानकारी देता है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए कौटिल्य शून्य निवेश भूमि जो खाली हो पर गांव बसाने की सलाह देता है। मेगस्थनीज के अनुसार समस्त भूमि का मालिक राजा था। कौटिल्य राज्य की भूमि या सरकारी भूमि पर हिस्से में राज्य की भूमि पर हिस्से में खेती करने वालों की जानकारी देता है। अर्धसिद्धि का जो 1/2 भाग का कर देते थे और दूसरा सवयोरपजीवन सवयोरपजीवन जो 1/4 या 1/5 भाग खुद रखते थे, बाकी राज्य को देते थे। भू राजस्व उपज का 1/6 भाग होता था। अशोक के रोमनदेही स्तंभ लेख में बलि तथा भाग 2 करों का उल्लेख है। भाग भूमि कर था। रोमनदेही में कर मुक्त के लिए उबली के शब्द लिखा हुआ मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन द्वारा पक्कोदक सनिरोधे पक्कोदक सनिरोधे नामक जुर्माना किस अपराध हेतु लिया जाता था। तो यह जुर्माना लिया जाता था सड़क पर कीचड़ फैलाने के लिए। स्वच्छता के लिए मौर्य काल में भी कितना ध्यान रखा जाता था और एक आज है हमारे देश की स्वच्छता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में रिपोर्टरों को क्या कहा जाता था। रिपोर्टरों को मौर्य काल में क्या कहा जाता था। प्रतिवेदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन की विस्तृत जानकारी का स्रोत क्या है। मेगस्थनीज की इंडिका। बे नंबर ऑप्शन। तो धरण और पुराण क्या थे। तो ये धरण और पुराण ये जो मुद्राएं थी। धरण जो चांदी की मुद्रा थी और पुराण यह भी एक प्रकार का सिक्का होता था। तो धरण और पुराण जो मुद्राएं थी। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में रूप दशक नामक अधिकारी का कार्य क्या था। रूप दशक नामक अधिकारी का कार्य क्या था। तो सिक्कों का परीक्षण करना। कौटिल्य ने टकसाल के जिस प्रधान अधिकारी लक्षण अध्यक्ष का उल्लेख किया है उसका काम सरका सम्राट के सिक्कों पर लक्षण अंकित करवाना था। प्रचलित मुद्रा को समय समय पर जांच भी करनी पड़ती थी और यह काम रूप दशक का था जो हर बार जांच करने के बाद उन पर अपनी मुहर अंकित कर देता था। इसका अर्थ यह था कि सिक्कों के पीछे की ओर परीक्षण के बाद लगाई जाने वाली इन मोहरों की संख्या बढ़ती जाती थी। इन मोहरों की अधिकतम संख्या अब तक 14 है। जिन पर इनसे अधिक मोहरें लगी है वे सिक्के देखने में अधिक पुराने तथा घिसे हुए लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में संस्था और संचार थे। संस्था और संचार क्या थे। तो ये गुप्तचर थे। खुफिया विभाग 2 शाखाओं में विभाजित था। पहला संस्था स्थायी जासूसों की शाखा। इस शाखा में छात्रों, साधुओं, गृहस्थों, व्यापारियों अथवा सन्यासियों के भेष में अनेक प्रकार के गुप्तचर काम करते थे। इन सब को अपने अपने वर्ग के लोगों के बीच काम करने के लिए नियुक्त कर दिया जाता था। और दूसरा प्रकार है
संचार संचार जो घूमने फिरने वाले कर्मचारियों की शाखा है। इनमें भी विभिन्न प्रकार के गुप्तचर होते थे, जिनमें क्षत्रिय क्षत्रिय जो हाथ देखने, जादू करने तथा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की अन्य कलाओं में निपुण होते थे। दूसरे इसमें प्रकार है तीक्ष्ण तीक्ष्ण, जिनमें अपनी जान हथेली पर रखकर काम करने वाले ऐसे लोग थे जो उच्च पदाधिकारियों के यहाँ चाकर बन जाते थे। तीसरे रसद, जो लोगों को जहर देते थे। ये लोग कभी कभी स्त्रियों का वेश धारण करके काम करते थे। चौथे प्रकार है भिक्षुकी। वे गुप्तचर स्त्रियां जो महामात्रों के घर में जाकर बस सजाती थी। खुफिया विभाग की पहली शाखा के कर्मचारियों का वेतन 1000 पन और दूसरी शाखा के कर्मचारियों का 500 पन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मौर्यकालीन अधिकारियों और उनके विभागों को सुमेलित कीजिए। तो मौर्यकालीन अधिकारी और उनके विभागों को सुमेलित करना है। सबसे पहले नंबर पर अधिकारी है कर्मांतिक। कर्मांतिक को कौन सा विभाग था? तो उद्योग और कारखाना के निरीक्षक को कर्मांतिक कहा गया। दूसरे दंडपाल, जो सैन्य सामग्री का प्रबंधक होता था। तीसरा प्रशासता प्रशासता, जो राज्य के रिकॉर्ड सुरक्षित रखता था। और चौथे नंबर पर है अंतर्वर्षिक। अंतर्वर्षिक है जो राजा के अंगरक्षकों का प्रधान होता था। तो ए बी सी डी, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में उल्लेखित रुपया रूप प्रकार के सिक्कों में किस धातु की अधिकता होती है? अर्थशास्त्र में उल्लेखित जो रुपया रूप प्रकार के सिक्के हैं, इसमें कौन से धातु की अधिकता है? तो इसमें चांदी की अधिकता है, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य द्वारा वर्णित पैदल सैनिकों के प्रकारों को सुमेलित कीजिए। पैदल सैनिकों के प्रकार दे रखे हैं। पहला कि मौलबल। मौलबल कौन होते थे? ये आनुवांशिक सैनिक थे। मौलबल है जो आनुवांशिक सैनिक होते थे। दूसरे नंबर पर है भृत कबल। भृत कबल कौन से थे? किराए के सैनिक। किराए के सैनिकों को कबल कहा गया। तीसरे नंबर पर है श्रेणी बल। श्रेणी बल है जो आयुध श्रेणियों के सैनिक थे। और चौथे नंबर पर है अटवी बल। अटवी बल है जो वन्य जातियों की सेनाएं थी। तो इसमें सी डी ए और बी, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख से किया गया है? ब्राह्मी लिपि पर प्रथम उद्वाचन है जो कौन सी किस स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख से किया गया? तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, A नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग किया जाता था श्रेणी या गिल्ड के अध्यक्ष के लिए, 2 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से किन मौर्य शासकों ने आजीवकों की गुफाएं दान की? निम्नलिखित में से किन मौर्य शासकों ने आजीवकों को गुफाएं दान दी थी? तो आजीवकों को गुफाएं दान दी थी अशोक ने और दशरथ ने, 3 और 4। अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर कौन सी नीति अपनाई थी? तो भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति। युद्ध के भेरी के स्थान पर धम्म भेरी या धम्म घोष की बात चतुर्थ शिलालेख में स्पष्ट रूप से अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मूर्ति कलाओं में कौन सा मौर्य काल में से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित मूर्ति कलाओं में से कौन सा जो मौर्य काल से संबंधित नहीं है? तो हाथी, धौली से सांड शीर्ष स्तंभ, रामपुरवा, चम्मार गृहिणी यक्षी, दीदारगंज से ये मौर्य कालीन है। खड़े बुद्ध मथुरा से जो खड़े बुद्ध की मूर्ति मिली है, यह कुषाण काल की है, ना कि मौर्य काल की, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य काल के स्थानीय प्रशासन में नहीं था? कौन सा अधिकारी है जो मौर्य काल के स्थानीय प्रशासन में नहीं था? तो युक्त थे, रजुक थे, पारदर्शिक थे, कंटक नहीं थे। प्रांतों में पारदर्शिकों के नीचे राजुक व युक्त होते थे। इन तीनों का नाम अशोक के तृतीय वृहत शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज के अनुसार किस शासक ने सबसे पहले नौसेना स्थापित करने का प्रयास किया? मेगास्थनीज के अनुसार कौन से शासक ने सबसे पहले
नौसेना स्थापित करने का प्रयास किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को तक्षशिला से जोड़ने वाला मार्ग उत्तरापथ किसकी देन है? पाटलिपुत्र को तक्षशिला से जोड़ने वाला मार्ग उत्तरापथ है, यह किसकी देन है? तो यह मौर्यों की देन है। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास तैयार किया था? तो केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास तैयार करने वाले जो विद्वान थे, इतिहासकार थे, वो थे डी आर भंडारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य की साठ नीति का भाग नहीं था? साठ नीति का भाग कौन सा नहीं था? तो संधि, यान और द्विविध भाव थे, संग्रह इसका भाग नहीं था। कौटिल्य की साठ नीति। पहला संधि, शांति और संधि वार्ता। दूसरा विग्रह, अनेक प्रकार से शत्रुओं की हानि करना। तीसरा आसन, कोई जवाबी कार्रवाई न करना, तटस्थता या उपेक्षा करना। चौथा यान, आक्रमण की तैयारी, स्वयं को शत्रु से मजबूत करना। पांचवा संश्रय, अन्य राज्य से संरक्षण, आश्रय मांगना। छठा द्वैधी भाव, संधि और विग्रह एक साथ उपयोग करना या सैन्य बल को दो भागों में बांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो यह क्या था? 7 श्रेणियों में विभाजित। दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर या शिल्पकार, निरीक्षक, सैनिक और मंत्री या सभासद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल का एक स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो मौर्य काल का एक स्रोत नहीं है? तो वह अशोक या अभिलेख है, यूनानी लेखकों के विवरण है, उत्तरी कालीन चमकीले मृत भांड है, चित्रित धूसर मृत भांड है जो मौर्यकालीन नहीं है। चित्रित धूसर मृत भांड मौर्यकालीन नहीं है। उत्तरी काले चमकीले मृत भांड। नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर है जो एनबीबीडब्ल्यू, विलय मंडल कूप, पकी हुई ईंटें, एकास्म स्तंभ व चमकदार पॉलिश आदि मौर्य काल की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका कार्य है राजाओं का कीर्ति गायन, राजवंश या इतिहास और विरुद्धावली का वर्णन करना था? तो किसका कार्य था राजाओं का कीर्ति गायन करना, राजवंश या इतिहास लिखना और विरुद्धावली का वर्णन करना? तो यह कार्य होता था मागध। मागध जाति के लोग उक्त कार्य करते थे। मनु के अनुसार यह वैश्य पुरुष और क्षत्रिय स्त्री की संतानें होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कि बिंदुसार के काल में अशोक अवंती या उज्जैन का, अवंती की राजधानी उज्जैन का गवर्नर था, तो यह बात सही है। दूसरा कि बुद्ध घोष की सामंत पाशादिका के अनुसार बिंदुसार के काल में अशोक ने अवंती को मौर्य साम्राज्य में मिलाया था, यह बात भी सत्य है। तीसरा कि दिव्यवदान के अनुसार बिंदुसार के काल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को अशोक ने दबा दिया। दिव्यवदान के अनुसार बिंदुसार के काल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को अशोक ने दबा दिया था, यह बात भी सत्य है। चौथा है कि दिव्यवदान के अनुसार बिंदुसार ने अशोक को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो बिंदुसार ने उत्तराधिकारी अशोक को नहीं बल्कि अपने पुत्र सुसीम को घोषित किया था, अशोक को नहीं किया था। तो द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। बिंदुसार की 273 सामान्य संवत पूर्व में मृत्यु के बाद 4 वर्षों तक उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चला। दिव्यवदान के अनुसार बिंदुसार अपने पुत्र सुसीम को गद्दी पर बैठाना चाहता था, किंतु उसका मंत्री परिषद अशोक के पक्ष में प्रयास कर रहा था। राधागुप्त नाम का एक मंत्री विशेष रूप से इन प्रयत्नों के पीछे था। दीपवंश और महावंश दोनों ने अशोक का अपने 99 भाइयों के वध करने का उल्लेख किया है। केवल 30 को छोड़कर उसने सभी को मार डाला। दिव्यवदान के अनुसार तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया। वहां के नागरिकों द्वारा अशोक से अमात्यों की शिकायत की गई। तारानाथ ने अशोक द्वारा बिंदुसार के काल में नेपाल और खसों के विद्रोह के दमन की जानकारी भी दी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? कौन से मौर्य शासक ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो बिंदुसार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चीनी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में अशोक के यातना गृह की चर्चा की है? कौन से चीनी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में अशोक के यातना गृह की चर्चा की थी? तो जुआन जांग ने। जुआनजांग ह्वेनसांग या ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र के अलावा उज्जैन में भी अशोक द्वारा बनवाए गए यातना गृह नरक गृह का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ स्तूप माने जाने वाले सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सर्वश्रेष्ठ स्तूप माने जाने वाले सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। 6 नंबर ऑप्शन। सांची मध्य प्रदेश स्तूप भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। सांची का नाम काकनाद बोट भी लिखा हुआ मिलता है। यहाँ के स्तूप संख्या 1 का इंटो से निर्मित आंतरिक भाग अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो अन्य से भिन्न है? चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये तीनों है जो चाणक्य के नाम है। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चंद्रगुप्त जो चाणक्य का शिष्य था। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति के नाम है। मथुरा का वह गांव जहां से मौर्यकालीन मणिभद्र यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। मौर्यकालीन मणिभद्र या यक्ष की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? तो मथुरा के कौन से गांव से प्राप्त हुई थी? तो वह था पेरखम। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 273 से 232 ईसा पूर्व किस राजा का शासनकाल था? तो 273 से 232 ईसा पूर्व अशोक का शासनकाल था। अशोक। 6 नंबर ऑप्शन। मौर्य वंश 321 से 185 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 297 ईसा पूर्व। बिंदुसार 297 से 273 ईसा पूर्व और अशोक जो 273 से 232 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ संबंध विच्छेद तलाक की अनुमति देता है? कौन सा ग्रंथ है जो संबंध विच्छेद अर्थात तलाक की अनुमति देता है? तो यह देता है अर्थशास्त्र। 6 नंबर ऑप्शन। मौर्य शासकों ने निम्नलिखित में से किनका विकास किया है? मौर्य शासकों ने निम्नलिखित में से किनका विकास किया है? तो किनका विकास किया है? तो इन्होंने किया है संस्कृति का, कला का, साहित्य का, प्रांतीय विभाजन और हिंदू पुस्तक का अपना साम्राज्य है। स्वर्ण सिक्के जो मौर्य काल में बहुत कम स्वर्ण सिक्के मिलते हैं। तो इसमें 2, 3 और 4 सही होगा। 2, 3 और 4। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी दो रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? कौन से स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उनकी दो रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? तो यह मिलता है सांची स्तूप के तोरण द्वार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्न में से कौन से कथन है जो सत्य है? पहला कि जन्म से स्वेच्छा से स्वयं को बेचकर युद्ध बंदी या न्यायिक दंड के आधार पर कोई गुलाम हो सकता है। स्त्री दास अपने मालिक के पुत्र को जन्म देकर कानूनी रूप से दासता से मुक्त हो सकती है। स्त्री दास वह उसके मालिक से उत्पन्न पुत्र को मालिक के पुत्र होने का कानूनी हक मिलता है। तो तीनों ही ऑप्शन है जो इसके राइट है। 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणापथ नामक प्राचीन व्यापार मार्ग विस्तृत था। कहां से कहां तक था? तो यह पाटलिपुत्र से लेकर प्रतिष्ठान तक। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? तो कौन सी लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी? तो ख्रोष्ट लिपि। ख्रोष्ट लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इस भारतीय साम्राज्य में पहली बार शूद्रों को राज्य द्वारा राज के स्वामित्व वाली भूमि में किसानों के रूप में बसने में सहायता प्रदान की?
कौन से भारतीय साम्राज्य में पहली बार शूद्रों को राज्य द्वारा राज के स्वामित्व वाली भूमि में किसानों के रूप में बसने में सहायता प्रदान की गई? मौर्य। अब बे नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण नहीं है? मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण नहीं है। पहला, अशोक की शांति की नीति, अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी, केंद्रीकृत मौर्य प्रशासन, अशोक के उत्तराधिकारियों की आक्रामक नीति। तो अशोक के उत्तराधिकारियों ने कोई आक्रामक नीति अपनाई ही नहीं थी। द नंबर ऑप्शन। पुराणों के अनुसार मौर्य साम्राज्य 137 वर्ष तक शासन में रहा। हरप्रसाद शास्त्री ने धम्म नीति व ब्राह्मण समुदाय के असंतोष को मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण माना है। डीडी कोशाम्बी ने आर्थिक संकट, हेमचंद्र राय चौधरी ने अशोक की शांतिवादी नीति को पतन का प्रमुख कारण माना है। रोमिला थापर ने मौर्य साम्राज्य के लिए केंद्रीय परिधि कल्पना विचार प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगस्थनीज ने दक्षिणी भारत के किस राजवंश के उल्लेख इंडिका में किया है? मेगस्थनीज ने दक्षिणी भारत के कौन से राजवंश का उल्लेख है जो इंडिका के अंदर किया है? तो पांड्य का। स नंबर ऑप्शन। मेगस्थनीज ने लिखा है कि पांड्य राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन तक्षशिला नगर के बारे में निम्न कथनों में कौन से विचार कथनों के बारे में विचार कीजिए और चिन्हित करें कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन है जो सही नहीं है, गलत कथन कौन सा है। तो पहला है कि प्राचीन काल में गांधार जनपद की राजधानी तक्षशिला थी। तो प्राचीन काल में गांधार जनपद की राजधानी तक्षशिला थी, यह बात सही है। दूसरा कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला निवासियों ने विद्रोह किया, तब अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। तो यह बात गलत है। उसने वहां पर शांति स्थापित की थी, वह सफल हुआ था। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा कि सम्राट अशोक के समय तक्षशिला उत्तरापथ की राजधानी थी। अशोक के समय जो तक्षशिला है उत्तरापथ की राजधानी थी, यह बात सही है। और चौथा है कि 7वीं शताब्दी में युआन चुआंग ने तक्षशिला को एक जीवंत नगर के रूप में देखा था। तो युआन चुआंग जब 7वीं शताब्दी में भारत आया था, उस समय उसने तक्षशिला को जीवंत नगर के रूप में नहीं बल्कि एक उजड़ा हुआ नगर के रूप में देखा था। तो 4 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत होगा। तो इसमें पूछा है सही नहीं है, तो 2 नंबर और 4 नंबर सही नहीं है, 1 और 3 है जो सही है। 2 और 4 बे नंबर ऑप्शन। अशोक ने विद्रोह का दमन कर दिया था और युआन चुआंग ने तक्षशिला को उजड़ा हुआ देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व के संबंधित अधिलिखित कथनों को पढ़िए और इनमें से बताना कि असत्य कथन कौन सा है। पहला कथन है कि खरोष्टी लिपि जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती है, प्राचीन भारत में गांधार क्षेत्र में वैहत थी। तो ये बात सही है। दूसरा है कि गुप्त ब्राह्मी लिपि का विकास, गुप्त और ब्राह्मी लिपि का विकास सिद्ध मातृका लिपि में हुआ है। गुप्त ब्राह्मी लिपि का विकास है जो सिद्ध मातृका लिपि में हुआ है, यह बात भी सत्य है। तीसरा कि जेम्स प्रिंसेप ने पियदसी नाम से सिक्के जारी किए अभिलेखों के शासक के रूप में मौर्य शासक अशोक की पहचान की। तो मौर्य शासक अशोक की पहचान जो की थी, यह जेम्स प्रिंसेप ने नहीं बल्कि यह की थी जॉर्ज टर्नर ने। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। 1 2 सही है, 3 है जो गलत है। असत्य कौन सा है? केवल 3। श्रीलंका स्थित ब्रिटिश अधिकारी जॉर्ज टर्नर ने पियदसी की पहचान अशोक से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि छिद्र न्याय क्या है? भूमि छिद्र न्याय क्या है? तो यह भूमि को सर्वप्रथम जोतने वाले अधिकार। नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी 2 कथन है। पहला कथन है कि मौर्य राज्य एक अत्यंत केंद्रीकृत राज्य था। मौर्य राज्य एक अत्यंत केंद्रीकृत राज्य था, यह बात सही है। विशाल मौर्य मौर्य साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था जो सामान्यतः राजकुमारों द्वारा शासित थे। तो यह बात भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदेव मात्रक भूमि कहलाती है। अदेव मात्रक भूमि कौन सी है? वह भूमि जो वर्षा पर निर्भर ना हो, जो वर्षा पर निर्भर ना हो वह अदेव मात्रक भूमि कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल में भूमि संबंधी कर नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा जो मौर्य काल में भूमि संबंधी कर नहीं था। तो भाग, उदक और बलि ये भूमि संबंधी कर थे। शुल्क जो भूमि संबंधी कर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सैंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है। सैंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किसने किया है। तो यह उल्लेख किया है जस्टिन ने। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों के अनुसार अशोक के तुरंत बाद शासक कौन बना। पुराणों के अनुसार अशोक के तुरंत बाद शासक बना था कुणाल। पुराणों पुराणों में भी मौर्य शासकों की सूची भिन्नता है, किंतु उनमें कुणाल को अशोक के बाद शासक बताया गया है, जबकि दिव्य वदान में कुणाल के पुत्र संपर्ति को अशोक के बाद का शासक बताया। संपर्ति ने जैन धर्म में दीक्षा ली। संपर्ति का जैन धर्म में वही स्थान है जो अशोक का बौद्ध धर्म में है। संपर्ति की राजधानी पाटलिपुत्र बताई गई, परंतु अन्य विवरणों में उसे उज्जैन का शासक बताया। विष्णु पुराण में अशोक के उत्तराधिकारी का नाम सूयस लिखा है। संभवतः सूयस कुणाल का ही विरुद्ध है। तक्षशिला के विद्रोह को शांत करने के लिए अशोक ने कुणाल को भेजा था। दिव्यवदान के अनुसार अशोक की रानी तिस्य रक्षिता ने कुणाल पर मोहित हो जाने और प्रेम निवेदन अस्वीकार कर देने पर षड्यंत्र पूर्वक कुणाल की आंखें निकलवाने की कहानी दी गई है। तिब्बत बौद्ध परंपरा में तारानाथ के अनुसार अशोक के बाद कुणाल विगताशोक और वीरसेन के शासक होने का जिक्र है। तारानाथ ने वीरसेन को गांधार का राजा कहा, अतः हो सकता है कि किसी मौर्य कुमार ने गांधार में शासन स्थापित कर लिया हो। तिब्बती अनुस्मृति में अशोक के अन्य पुत्र कुस्तुन का उल्लेख है। खोतान में भारतीय उपनिवेश बसाने और वहां अपना राज्य स्थापित करने का श्रेय कुस्तुन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य शासन में वित्तीय वर्ष किस हिंदी माह में आरंभ होता है। मौर्य शासन में वित्तीय वर्ष कौन से हिंदी माह में आरंभ होता है। तो आषाढ़ से। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में कौटिल्य के कई नामों का उल्लेख है। कौटिल्य के कई नामों का उल्लेख कौन सी पुस्तक में है। तो यह अभिधान चिंतामणि में। अभिधान चिंतामणि में कौटिल्य के 8 नामों का उल्लेख मिलता है। हेमचंद्र ने अभिधान चिंतामणि में कौटिल्य के निम्नलिखित 8 नाम उल्लेखित किए हैं। वात्स्यायन, मलिनाग, कुटल, चाणक्य, द्रामिल, पक्षिल स्वामी, विष्णुगुप्त और अंगुल। दंडी की 10 कुमार सचरित, मलिनाथ की रघुवंश टीका, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, बाण की कादम्बरी, जैन ग्रंथ नंदी सूत्र में कौटिल्य और अर्थशास्त्र का उल्लेख है, लेकिन पतंजलि के महाभाष्य में मौर्यों का उल्लेख है और चंद्रगुप्त का भी, लेकिन कौटिल्य या चाणक्य का कहीं उल्लेख नहीं है। पतंजलि शुंग शासक पुष्यमित्र के समकालीन थे, अतः कुछ विद्वानों का मत है कि पतंजलि को कौटिल्य की जानकारी नहीं थी, क्योंकि कौटिल्य पतंजलि के बाद के काल के हैं। मेगस्थनीज ने भी कौटिल्य का कोई उल्लेख नहीं किया है। अर्थशास्त्र संस्कृत में रचित है, जबकि मौर्य काल में पाली भाषा ही राजकाज में प्रयुक्त होती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख है, न ही पाटलिपुत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के स्तंभों के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। अशोक के स्तंभों के बारे में जो कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कौन कौन से कथन है जो सत्य कथन है। पहला कि अशोक के मुख्य स्तंभ लेख उत्तर भारत से प्राप्त हुए हैं। तो अशोक के मुख्य स्तंभ लेख जो मुख्यतः उत्तर भारत से प्राप्त हुए हैं, यह बात सही है। 6 स्तंभ लेख है जो 7 स्तंभों पर प्राप्त हुए हैं, तो यह बात गलत है, क्योंकि 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं और कुल स्तंभ लेकर जो 7 है, यहाँ पर उल्टा दे रखा है। 6 स्तंभ नहीं है, 7 स्तंभ है जो 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, तो 2 नंबर इसका गलत हो जाएगा। तीसरा कि स्तंभों की यष्टि तथा ऊर्ध्व भाग को 2 अलग अलग पत्थरों से निर्मित है। स्तंभों की यष्टि तथा ऊर्ध्व भाग जो 2 अलग अलग पत्थरों से निर्मित है, यह बात भी सत्य है। चौथा कि ऊर्ध्व भाग की समस्त आकृतियां पशुओं की है, यह बात भी सही है। तो 1, 3 और 4 सही है। 2 नंबर जो इसका गलत होगा, 1, 3 और 4। 6 नंबर ऑप्शन।
अशोक के वृहत स्तंभ लेख 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कुल लेखों की संख्या 7 है। दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, इलाहाबाद कोसम या कौसाम्बी, लोरिया नंदनगढ़ बिहार, लोरिया अरराज बिहार और रामपुरवा बिहार। दिल्ली टोपरा एकमात्र स्तंभ है जिस पर सभी सातों लेख उत्कीर्ण हैं। लोरिया नंदनगढ़ पर सिंह बना हुआ है, इस पर मोर भी उत्कीर्ण है। अशोक के लघु स्तंभ लेख सांची रायसेन मध्य प्रदेश है, जहाँ से 4 सिंह हैं। सारनाथ जो वाराणसी यूपी से मिले, यहाँ पर भी 4 सिंह हैं। कौशाम्बी इलाहाबाद यूपी से, निगाली सागर नेपाल से, रुमनदेई नेपाल से, यहाँ से एक घोड़ा मिला है। कौशाम्बी वाले वृहत शिलालेख जिस स्तंभ पर है उसी पर लघु लेख है। रुमनदेई सबसे छोटा स्तंभ है। पहले 3 लघु स्तंभ लेख संघ में मतभेद रोकने के संबंध में थे। रुमनदेई और निगली सागर दोनों लघु स्तंभ लेख स्मारकीय स्तंभ लेख है। रामपुरवा सांड शीर्ष वाला, कोसम शीर्ष नहीं मिला। बसाड में सिंह शीर्ष है। संकेसा में हाथी शीर्ष वाला से अशोक के लेख विहीन स्तंभ मिले हैं। अशोक का प्रथम स्तंभ बसाड वैशाली से कोल्हुआ स्तंभ है, जिसके शीर्ष पर सिंह बना है। बसाड के स्तंभ की यष्टि भारी व आकार में छोटी है और इसकी कारीगरी अपेक्षाकृत परिष्कृत है। अशोक के स्तंभ चुनार मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के बलुआ पत्थर से बने हैं। कुछ विद्वान अशोक के स्तंभों को ईरानी स्तंभों से प्रभावित या उनकी नकल भी करते हैं, लेकिन अशोक के स्तंभ एकास्म पत्थर से बने हैं। इनकी यष्टि एक ही पत्थर के सिंगल पीस से बनी हुई है, जबकि ईरानी स्तंभ अलग अलग पत्थरों को जोड़कर बने हैं। अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर उल्टे कमल की आकृति बनी हुई है, जबकि ईरानी स्तंभों में यह स्तंभ के नीचे हैं। अशोक के स्तंभ सपाट व चिकने चमकदार है, जबकि ईरानी स्तंभ धारीदार नालीदार है। अशोक के स्तंभ घुंडाकार है, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर पतले होते जाते हैं, जबकि ईरानी स्तंभ नीचे से ऊपर एक समान है। अशोक के स्तंभ किसी भवन की संरचना के अंग नहीं है, ये अकेले बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध सूत्र से अशोक के धम्म की समानता की गई है? कौन से बौद्ध सूत्र से जो अशोक के धम्म की समानता की गई है? तो यह की गई है सिंगालोवाद सूत्र से। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितने प्रकार की दैविक विपदाओं का उल्लेख किया है? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितने प्रकार की दैविक विपदाओं का उल्लेख किया है? तो 8 प्रकार की। 8 प्रकार कौन से हैं? अग्नि, जल, रोग, दुर्भिक्ष या अकाल, चूहे, व्याघ्र और सर्प और राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे? सम्मिलित नहीं थे। अशोक के साम्राज्य में कौन से क्षेत्र जो सम्मिलित नहीं थे? तो सौराष्ट्र और कश्मीर सम्मिलित थे। श्रीलंका और तमिलकम शामिल नहीं थे और उड़ीसा शामिल था। तो सौराष्ट्र, कश्मीर और उड़ीसा शामिल थे। श्रीलंका और तमिलकम है, यह दोनों शामिल नहीं थे। 3 और 4, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से एक प्राक ब्राह्मी लिपि का पता चला है? कौन से स्थान से एक प्राक ब्राह्मी लिपि का पता चला है? अनुराधापुर से। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुवर्णगिरी अशोक के किस प्रांत की राजधानी है? सुवर्णगिरी जो अशोक के कौन से प्रांत की राजधानी है? दक्षिणापथ की। अशोक के समय साम्राज्य भर में प्रांत थे। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, अवंती रट की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, कलिंग की राजधानी तोसली तथा प्राचीन या प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र। कोष्टकों में लिखे गए नगर प्रांतों की राजधानियां हैं। उक्त 5 प्रांतों में से प्रथम 2 तथा अंतिम 1 के बारे में निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि ये प्रांत चंद्रगुप्त के साम्राज्य के भी अंग थे, किंतु यह बिल्कुल संभव नहीं है कि दक्षिणापथ भी चंद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग रहा हो। राजधानी में दूरस्थ प्रांतों का शासन राजवंश के राजकुमारों द्वारा पता चलता है। इन राजकुमारों का कुमार
की पदवी प्राप्त होती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें पता चलता है कि प्रत्येक कुमार को 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। प्राच्य प्रांत तथा मध्य देश पर सम्राट स्वयं शासन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के किस प्रमुख शिलालेख से स्पष्ट रूप से कुशल संगठन के महत्व पर जोर दिया गया है? अशोक के कौन से प्रमुख शिलालेख से स्पष्ट रूप से कुशल संगठन के महत्व पर जोर दिया गया है? तो छठे शिलालेख में, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का नाम निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अंकित है? अशोक का नाम कौन से शिलालेख में अंकित है? तो अशोक का जो नाम अंकित है वह है प्रथम लघु शिलालेख में। प्रथम लघु शिलालेख जो मास्की, गुर्जरा, नेठोर और उदगेलम से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के 7वें स्तंभ लेख में निम्नलिखित में से किन का उल्लेख हुआ है? 7वें स्तंभ लेख में किन किन का उल्लेख हुआ है? तो आजीविकों का उल्लेख है, ब्राह्मणों का उल्लेख है और निर्ग्रंथ का उल्लेख है। भागवत का उल्लेख इसमें नहीं है। 1, 2, 3, 6 नंबर ऑप्शन। यह सातों स्तंभ लेखों में सबसे बड़ा है। इसमें आजीवक, निर्ग्रंथ व ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के महाशिलालेखों में से एक नहीं है? अशोक के महाशिलालेखों में से कौन सा नहीं है? तो कालसी और सन्नति अशोक के महाशिलालेख है। मास्की अशोक का महाशिलालेख प्राप्त नहीं हुआ। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के इस चैप्टर का, आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि अपनी प्रजा की खुशी में ही उसकी खुशी है। अपनी प्रजा की खुशी में ही उसकी खुशी है, उनके हित में ही उनका हित है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था कौटिल्य ने। बे नंबर ऑप्शन। तो इसी के साथ ही आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं हम कल शाम 9:15 इसी टाइम। कल हम करेंगे जो नाथ पब्लिकेशन की बुक चल रही है, उन नाथ पब्लिकेशन की बुक के हम कुछ से एंशंट हिस्ट्री के 1-2 चैप्टर बाकी रह गए हैं, अब वो पूरे करेंगे और उसके बाद आगे पुनः इस रवि कुलरिया सर की बुक को करने वाले हैं। तो अगले वीडियो में हम इस बुक का जो पार्ट पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में सुंग, कर्ण, सातवाहन, पश्चिमी क्षत्रप और इंडो ग्रीक शासकों के बारे में। तो इस कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम 8वां चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक आज आपने 7वां चैप्टर मौर्य साम्राज्य पढ़ा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।